ओके चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला समझ लिए बेटा आपने, मतलब मैंने 28 तक जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको करवा दिए, राइट। उन्हीं डायमेंशनल फॉर्मूलाज का यूज करके डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले ये जो टॉपिक है बेटा, वो हमारे स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए, JEE नीट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। टोटल 3 पार्ट में हम डायमेंशनल एनालिसिस को कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसके 3 अलग अलग तरीके हैं, उसके 3 एप्लीकेशंस जो है वो हम सीखने का ट्राई करेंगे, बराबर। चलो, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 मेन आपको डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस बताई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब बेटा आप अभी अपनी फिजिक्स को जो है मतलब उसकी शुरुआत कर रहे हो, तो आपको बेटा आके कोई उल्लू ना बना जाए, मतलब कोई ऐसा बोल दे कि भाई फोर्स का फॉर्मूला जो है ना वो तो ये होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं होता है, वो m स्क्वायर मतलब मास का स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो बेटा आप मानो या ना मानो, अगर आपने ये एप्लीकेशन सीखा है तो आप उसे बेटा रॉन्ग प्रूव कर सकते हो कि भाई नहीं, फोर्स तो है ना वो मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है। बाय डायमेंशनल एनालिसिस यू कैन प्रूव दिस फॉर्मूला। चलो, तो ये हम आज करने वाले हैं कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसे डिराइव करना है। तो आज का गोल यही है, मतलब 3 एप्लीकेशन जो है उसमें सेकंड और थर्ड जो है बेटा उसकी बात आज करने ही वाले नहीं है। हम खाली फर्स्ट एप्लीकेशन जो है ना उसको आज क्लियर करेंगे। चलो, तो आज का गोल है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। स्टेप बाय स्टेप एक ही न्यूमेरिकल बेटा मैं करूंगा यहाँ पर, आपको बाद में सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे। बट आई होप कि आपने डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो अच्छे से करके रखे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत मजा आने वाला है। नंबर 1, चलो, सवाल इस तरीके से होता है, देखो ध्यान देना बेटा यहाँ पर, एक मिनट। ओके, देखो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरीके से होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। चलो, तो एक्चुअली में बेटा हमें क्या है कि भाई हाँ, हमें फोर्स इक्वल्स टू पता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बट आज यही फॉर्मूला जो है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस जो है हम प्रूव करेंगे। कैसा मेथड होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर आपको पता है, एज वी ऑल नो दैट कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है भाई। तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर here we will derive this formula with the help of or by using the method of dimensional analysis. Using the method of dimensional analysis. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बेटा, स्टेप 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप होता है, ये समझते जाओ बेटा यहाँ पर। चलो, तो स्टेप 1 जो है बेटा वो क्या है, देखो यहाँ सबसे पहले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है
वो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या देखना है कि फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिलेशन आप एस्टेब्लिश करो, मेक अ रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मेक अ रिलेशन ऑफ physical quantities according to their dependence। सबसे पहले बेटा क्या करना है, स्टेप 1, मेक अ रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंस। मतलब फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम ऐसा लिखेंगे फोर्स जो है ना वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फोर्स जो है वो मास और फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, मास और एक्सेलरेशन के ऊपर। तो आपको क्या करना है बेटा, उसका एक रिलेशन बनाना है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, बट इस मास का पावर नहीं पता है मुझे, उसके डायमेंशन नहीं पता है कि वहां पर स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा। तो हम क्या करते बेटा, उसे ए सपोज कर लेते, मान लेते कि भाई ए जो है ना मतलब वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता है, हमें ऐसा मान के चलना है कि भाई हमें नहीं पता है मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला है, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस इसे प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास और उसका पावर जो है वो आप ए लिख दो। दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे और उसका पावर बी लिख दो। आप बेटा यहाँ पर एक्स वाई लिखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, आप मास का पावर एक्स लिखोगे और एक्सेलरेशन का पावर वाई लिखोगे, कोई तकलीफ नहीं, बराबर। तो सबसे पहले आपको ये करना है, एक रिलेशन बनाना है जो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका एक रिलेशन बनाना है। नाउ प्रोपोर्शनलिटी जब आप हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो F इज इक्वल टू के मास रेज टू ए एंड एक्सेलरेशन रेज टू बी, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये एस्टेब्लिश करना है। चलो उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, अब जो जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है आपको बेटा उसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको रखने यहाँ पर रखने हैं। तो सेकंड स्टेप जो है वो स्टेप नंबर 2, put dimensional formulas। चलो तो put dimensional formulas। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा कौन बताएगा, चलो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t-2। यस वेरी गुड, m1l1t-2। चलो तो यहाँ पर मैं रखते जा रहा हूँ m1l1t-2, इसको बेटा ऐसे ब्रैकेट में बताते हैं। नाउ डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है बेटा ये, तो जब भी बेटा क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई होगी, डायमेंशनल कांस्टेंट को k इक्वल टू 1 लो, ये हम लास्ट में रखेंगे, राइट, ये आपको दे देंगे। तो k इंटू मास टाइम्स ऑफ a, मतलब मास का पावर जो है वो a, तो यहाँ पर m1 रेज टू a हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन m0 l1 t-2 रेज टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। चलो नाउ इसको फर्दर एक्सपांड करते हैं, m1 l1 t-2 यहाँ पर के ये हो जाएगा m रेज टू a, यहाँ पर m रेज टू 0 होगा बेटा, b यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, l रेज टू b होगा, t रेज टू -2b होगा। तो एट लास्ट m1 l1 t-2 के ये आपको मिलेगा बेटा m रेज टू a ही मिलेगा, l रेज टू b मिलेगा और t रेज टू क्या मिलेगा, -2b मिलेगा। चलो तो यहां तक क्लियर है बेटा, आया ना बेटा, यहां तक क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 बेटा सबसे अलग,
स्टेप 3 जो है ना बेटा वो सबसे अलग, आपको क्या करना है बेटा, पावर को कंपेयर कर देना है। Now comparing the powers on both the sides, so m raised to 1 है और यहाँ पर बेटा m का पावर क्या है, a है, और यहाँ पर m का पावर क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1। फिर l का पावर राइट हैंड साइड जो है बेटा वो क्या है, b है, और यहाँ पर l का पावर क्या है, 1 है, तो b का पावर क्या आएगा, 1। b का पावर 1 आएगा। किसी ने बोला सर t का पावर कंपेयर कर लो, ऐसा क्यों करते हो, m और l का ही क्यों, करो बेटा इसका भी कंपेयर करो। चलो -2b इक्वल्स टू -2, तो भी b इक्वल्स टू आपको बेटा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। b इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा, 1 ही मिलेगा। तो a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 1 मिला, उससे इक्वेशन 1 के चलते आप क्या लिख सकते हो, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट के मास का पावर 1 और एक्सेलरेशन का पावर भी 1। और आपको बेटा क्वेश्चन में अगर लिख के ऐसा दिया है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू ये लो, तो आपको वही लेनी, बिकॉज ये सब चीजें बेटा एक्सपेरिमेंटली होती है। डायमेंशनल एनालिसिस में बेटा हम ये नहीं चेक करेंगे कि भाई उसका कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो हमें नहीं देखना है, हमें ये समझना है कि फोर्स इक्वल्स टू ये क्या मिला। तो फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर k इक्वल्स टू 1 रखेंगे बाय एक्सपेरिमेंटली k इक्वल्स टू 1, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, we can say force is equals to mass times of acceleration। ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका। बस इसकी एक लिमिटेशन यही है कि हम ये k इक्वल्स टू 1 कैसे आता है वो हम नहीं जान पाते। तो जैसे भी बेटा मेथड खत्म करूंगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते हैं, बराबर, तो वो पहले हम सीख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है। आज यही सीखना है कि एप्लीकेशन क्या है। एट द मतलब हम लास्ट में जब इसके एप्लीकेशंस खत्म करेंगे, एट द एंड ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस, हम जो है वो क्या करेंगे, इसके ड्रॉबैक्स भी देखेंगे भी, हाँ ये चीजें भी डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं होती है, बराबर। चलो तो मेथड समझ में आया बेटा, ऐसे हर एक सवाल में करना है। फर्स्ट नंबर का क्लियर है, हाँ या ना बेटा? यस सर। मेथड एक बार देख लो बेटा, यहाँ पर आप खाली यहाँ पर गलती करोगे बेटा, फोर्स का फॉर्मूला आपने कुछ डायमेंशन अलग रख दिया, तो फिर लोचा है भाई। फिर डायमेंशन लेस मतलब कुछ भी आ सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन का स्क्वायर भी आ सकता है, जो कि फॉर्मूला गलत होगा और आपके मार्क्स बेटा आपको नहीं मिलेंगे। चलो आएगा बेटा, सभी को हाया ना बोल दो बेटा। यस सर। चलो उसके बाद सेकंड नंबर का एग्जांपल देते हैं। बढ़िया बढ़िया से बेटा 10 सवाल लगाएंगे, उसमें से कुछ होमवर्क मैं दूंगा और कुछ बेटा यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा। मेथड यही है, बस खाली आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो है वो आने चाहिए। चलो, सो कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। तो बेटा यहाँ पर देखो, मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम का मतलब है मेरे पास एक कॉटन थ्रेड है, इसके पास मैं एक मेटालिक बॉब को क्या कर रहा हूँ बेटा, उसको अटैच कर रहा हूँ। So, a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास ये oscillation कर रहा है under the force of gravity। Suppose the time period of oscillation of the simple pendulum depends on its length। चलो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बेटा, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मतलब ऐसे हवा में फेंक देते हो बेटा, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। So when a body moves under the influence of gravitational force only, तो उसे हम फ्री फॉल बोलते हैं, बराबर। तो अपने ग्रेविटी से अर्थ जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने और खींचती है, तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन बनता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा आपने पढ़ा भी होगा, इट इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
या इसे राउंड ऑफ हम 10 ले लेते हैं। क्या बेटा पढ़ा है ऐसा आपने? हाँ या ना? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग नहीं होता है, जो एक्सेलरेशन का होता है वही होता है। तो आपको क्या करना है बेटा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। मुझे टाइम पीरियड का इक्वेशन लेके आना है और यहाँ पर टेक डायमेंशनलेस कांस्टेंट के, टेक डायमेंशनलेस कांस्टेंट के इक्वल्स टू 2 पाई। ये चीजें आपको दी होंगी भाई। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, चलो यहाँ पर लिखते जाते बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है, उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। सो हियर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। ये जो लेंथ होती है बेटा उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ L, मास M and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity मतलब G। चलो तो T इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, लेंथ का पावर A सपोज कर लो, फिर मास का पावर B सपोज कर लो, और G का पावर जो है वो C सपोज कर लो, और एट लास्ट हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर रखेंगे तो K इंटू L रेज टू A होगा, मास रेज टू B होगा और G रेज टू C होगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। चलो इट इज क्लियर और नॉट बेटा? Yes, sir. बोलो टाइम पीरियड T का लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड स्टेप क्या था बेटा, सेकंड स्टेप जो था वो डायमेंशनल फॉर्मूला रखने वाला स्टेप। तो टाइम पीरियड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो टाइम पीरियड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, M0 L0 T1. M0 L0 T1। चलो इसके बाद K तो कांस्टेंट है, K तो कांस्टेंट ही है, लेंथ का पावर जो है वो L1 रेज टू A। चलो उसके बाद मास है वो उसे हम लिखेंगे M1 रेज टू B, और यहाँ पर बेटा G है। एक्सेलरेशन जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो बेटा, M0 L1 T minus 2. M0 L1 T minus 2, यस ये होता है C। उसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो M0 L0 T1, ये K क्या होगा बेटा, ये L रेज टू A होगा। क्या इसे मैं बेटा डायरेक्टली लिखूं L रेज टू A प्लस C? चलो हाँ या ना, चलेगा? Yes, sir. चलो इसे मैं लिख दूं बेटा मास रेज टू B, और टाइम पीरियड जो है वो -2C डायरेक्टली लिखा बेटा, चलेगा ना? ओके Yes, sir. चलो अभी क्या करना है बेटा, अभी एक सिंपल सी चीज बताओ यहाँ पर, देखो ध्यान से। अभी कंपेयर करो बेटा, दोनों साइड जो है वो हम कंपेयर करते जाएंगे एक्सपोनेंट। तो L रेज टू जो है ना वो A प्लस C, यहाँ पर L का पावर 0 है, फिर M रेज टू B है तो यहाँ पर M का पावर क्या है बेटा, M का पावर जो है वो 0 है। तो नाउ B का पावर क्या मिलेगा बेटा, B इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0, मतलब मास का पावर जो है वो 0 मिलेगा, B इक्वल्स टू 0। फिर T रेज टू -2C है बेटा, और यहाँ पर क्या है बेटा T रेज टू 1 है, तो C इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3. अरे बेटा -1/2, C रेज टू क्या मिलेगा -1/2 है ना, C इक्वल्स टू -1/2। और A प्लस सी, L का पावर जो है बेटा राइट हैंड साइड जो है वो A प्लस सी है और लेफ्ट हैंड साइड 0 है, तो आप क्या करोगे बेटा A प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख दोगे, देन A इक्वल्स टू -C होगा, देन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा +1/2, क्या हो जाएगा +1/2। चलो समझ में आया बेटा, A B C के पावर मिल गए, हाँ या ना बोल दो बेटा? Yes, sir. Yes, sir.
चलो तो एक सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन 1 में जो है वो वैल्यूज यहाँ पर रखनी है। तो सिंपल सी बात है भाई, इक्वेशन नंबर 1 t इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा k इंटू l का पावर जो था l का पावर जो है वो a, तो l का पावर जो है मैं 1/2 लिख दूं। फिर मास का पावर जो है वो b, तो वो m⁻0 लिख सकते हो। और g का पावर जो है वो c, मतलब -1/2 लिखेंगे। किसी का भी पावर बेटा 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। तो ये k इंटू l⁻1/2, क्या इसे मैं l⁻1/2 के नीचे g⁻1/2 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना बेटा, लिख सकते हैं ना? ओके हाँ। तो t इक्वल्स टू k की वैल्यू बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट उस बोला गया है कि भाई 2π ले लो। अगर नहीं भी बोला है तो आप k वहां पर रख सकते हो एज इट इज। तो t इक्वल्स टू 2π, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेटा √l के नीचे √g। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2π√l/g। तो ये होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, जो बॉब के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। स्फीयर जो आप यहाँ पर लगाते हो उसे बॉब कहते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। समझ में आया बेटा कैसे फॉर्मूला बनानी है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये 3-4 मार्क के बेटा पूछे जाते हैं अगर आप स्कूल का पेपर दोगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बेटा 4 मार्क्स के होते ही है। समझ में आया बेटा हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? ओके। सर लास्ट में क्या किया वो पता नहीं। कहाँ पर बेटा? ये बोलो कहाँ पर? बस वो टी इज इक्वल टू के और वो l/g क्यों लिया आपने लेंथ डायग्राम में? अरे बेटा ये g का पावर -1/2 है कि नहीं? आया ना? हाँ हाँ तो फिर वो डिनोमिनेटर में जाए तो वो प्लस हो जाता है ना बेटा। तो l⁻1/2, देखो m0 का तो वो मैंने 1 ले लिया। अब g का पावर जो है उसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना डिनोमिनेटर में, बिकॉज ये ऊपर जाएगा तो फिर g⁻1/2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, सिंप्लीफाई करने के लिए उसे डिनोमिनेटर में प्लस का पावर लिख दिया ना। किसी का भी पावर बेटा 1/2 होता है, मतलब वो स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर हो जाएगा वो √l, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में g। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। क्लियर है हाँ या ना बेटा? सिंपल हाँ कैलकुलेशन है। चलो बेटा सभी को समझ में आया? हाँ या ना बोल दो बेटा। यस सर। ओके, कोई डाउट बेटा? मेथड समझनी है और थोड़ा कैलकुलेशन है। एवरीवन बेटा हाँ या ना? यस ओके, तो आगे बढ़े बेटा यहाँ से। आगे बढ़े हाँ या ना बोलो बेटा। ओके यस यस सर। चलो उसके बाद थर्ड नंबर पर बढ़ते हैं आगे। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, इट्स वेलोसिटी आफ्टर। देखो अलग अलग तरीके से बेटा मैं सवाल यहाँ पर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, आई होप कि बेटा आपको उतने सवाल मैं यहाँ पर करवा दूं, मतलब बेसिक से बेसिक तक के तो हो जाएंगे बराबर। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, इट्स वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस h इज v। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल का मतलब मैंने समझा दिया, जब भी कोई बॉडी को बेटा आप ऊपर थ्रो कर रहे हो तो वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वो वापस तो नीचे आएगा बेटा। अब इतना जोर से तो थोड़ी ना फेंकोगे अपने हाथ से कि भाई वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ही छोड़ दे। ऐसा नहीं होता है ना भाई, उसे आप थोड़ा बहुत ऊपर ऐसे थ्रो करते हो तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस, थोड़ी बहुत हाइट के बाद वो वापस नीचे आएगा। तो ये होता है फ्री फॉल, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब खाली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग है और उसके इन्फ्लुएंस में अगर वो मोशन करता है तो वो होता है मोशन अंडर फ्री फॉल। So object is falling freely. Its velocity after v, its velocity after covering a distance of or traveling a distance h is v. If v depends on gravitational acceleration g, चलो तो डिपेंडेंस देखो बेटा यहाँ पर v depends on
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड डिस्टेंस h। v किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अगेन v g और h के ऊपर डिपेंडेंट है। Then find the equation of velocity with the help of dimensional analysis। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? स्टेप वन, व्हाट इज स्टेप वन? जो फिजिकल क्वांटिटी और कोई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है तो उसका एक हम रिलेशन बना देंगे। सो हियर वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी v इज प्रोपोर्शनल टू, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? v इज प्रोपोर्शनल टू, v इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? g रेज टू a and h raised to b। Here velocity of an object depends upon the gravitational acceleration and height h, so we can say v is proportional to g raised to a and h raised to b। now जब proportionality constant हटाने की बात आती तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे बेटा? k लिख देंगे। चलो यहाँ पर हम k लिख देते हैं। फिर ये होता है g raised to a h raised to b। बोलो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा। m0 l1 t minus 2। m0 l1 t माइनस 1 बेटा, मीटर पर सेकंड। बराबर वेलोसिटी जो होती है वो भी m0 l1 t माइनस 1 इज इक्वल्स टू k। नाउ g रेज टू a and h रेज टू b, g रेज टू a and h रेज टू b। नाउ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g का फॉर्मूला m0 l1 t minus 2। यस, m0 l1 t माइनस 2 रेज टू पावर होगा a, और ये होगा हाइट जो है ना बेटा वो आप लेंथ में मेजर करते हो तो L1 होता है रेज टू b। चलो, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था बेटा। नाउ क्या करते बेटा, हम जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते इसे। m0 l1 t माइनस 1 के ये होता है m0 l का पावर a t का पावर माइनस 2a, और यहाँ पर l का पावर जो है वो b हो जाएगा। चलो l का पावर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? b हो जाएगा। नाउ m0 l1 t माइनस 1 और k यहाँ पर सिंप्लीफाई करते करते बेटा क्या हो जाएगा? देखो m0 l का पावर क्या हो जाएगा? a प्लस b, और t का पावर जो है वो माइनस 2a हो जाएगा। नाउ कंपेयर करो बेटा दोनों साइड एक्सपोनेंट, तो आपको बेटा क्या मिलेगा? चलो देखते जाओ यहाँ पर। ये तो बेटा लिखना ही मतलब बेकार है, ये तो नहीं हो सकता। a प्लस बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा? a प्लस बी इक्वल्स टू 1 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा बेटा? t का पावर माइनस 2a है और यहाँ पर t का पावर माइनस 1 है, तो a क्या मिलेगा? a मिलेगा 1/2। a क्या मिलेगा? 1/2। अगर a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक में से आधा जाए तो क्या बचता है बेटा? आधा बचता है। चलो बोलो क्लियर है बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. yes sir। अब इक्वेशन 1 में बस वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पर। तो बाय इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन से, बाय इक्वेशन नंबर 1 v रेज टू बेटा क्या है? देखो v रेज टू है, अरे सॉरी, v इज इक्वल्स टू है k g रेज टू a और h रेज टू b। तो g रेज टू a का मतलब 1/2 होगा और h रेज टू b का मतलब वो भी 1/2 होगा। तो क्या इसे मैं k इंटू रूट जी इंटू रूट h लिख सकता हूँ?
तो v इज इक्वल्स टू k इंटू, मैं क्या इसे रूट gh लिख सकता हूँ? हाँ या ना बोलो तो बेटा। Yes, Yes. sir. नाउ टेक k इज इक्वल्स टू 1, अगर ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट 1 लेना है तो फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट gh, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट gh, बराबर। नहीं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो है ना बेटा यहाँ पर ये गलत है, √2 आएगा। अकॉर्डिंग टू आप जब भी बेटा फॉर्मूलाज देखोगे तो ये √2 होता है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग √2 होता है, ये लिखने में यहाँ क्वेश्चन में मतलब गलती है। ये √2 इंटू √gh, मतलब ये हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। बट हमें उसकी चिंता नहीं करनी बेटा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट बेटा आपको एग्जाम में मैंने बोला ना कि अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको a और b का पावर जो है ना वो सही तरीके से लाना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। चलो, तो इज इट क्लियर बेटा, हाँ या ना? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके बराबर। तो इट्स मतलब ये मेथड का यही ड्रॉबैक है बेटा, इसका मतलब एक ही ड्रॉबैक है कि आप इट्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, वो प्रैक्टिकली होती है। बाकी आप v g और h का जो एक दूसरे के अंदर रिलेशन है ना वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो मेथड आएगा बेटा, हाँ या ना? एक ही मेथड के सवाल है, बस अलग अलग तरीके से बेटा पूछे जाते हैं। चलो, क्लियर है बेटा? 3 सवाल हमने कर लिए, चलो चौथे सवाल पर चलते हैं। Obtain an expression for the pressure which depends on height, density and gravitational acceleration। तो यहाँ पर लिखते जाते बेटा, here pressure P depends on height h, density rho and acceleration due to gravity or gravitational acceleration g। चलो तो समझो, यहाँ पर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बेटा? क्या बोला है? हाइट के ऊपर। चलो तो हम लिख देंगे h रेज टू a, फिर डेंसिटी के ऊपर रो रेज टू b और g रेज टू क्या लिख देंगे c। सो p इज इक्वल्स टू k इंटू h रेज टू a, रो रेज टू b और g रेज टू c। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। चलो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताते जाओ बेटा। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। M1 L minus 1 T minus 2. m1 l minus 1 t minus 2, वेरी गुड बेटा। मैंने बोला है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएंगे बेटा तो ये सवाल करने का मतलब कोई मतलब है नहीं। बड़ा धीरे धीरे इसलिए बेटा मैंने लिखने को दिए थे आपको। तो प्रेशर जो होता है वो m1 l माइनस 1 t माइनस 2, अगर ऐसा नहीं भी आता है बेटा तो आप फोर्स बाय एरिया कर सकते हो रफ में, बराबर। चलो तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2 होगा। राइट हैंड साइड k एज इट इज h रेज टू a, h रेज टू a का मतलब होता है बेटा लेंथ 1 रेज टू a। फिर आपको लिखना है g रो का पावर। चलो डेंसिटी का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बताएगा? डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। m1 l minus हाँ, m1 l माइनस t0, सही है बेटा। और g का पावर फिर से आया बेटा, अगेन g का पावर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l1 t minus 2।
यस m0 L1t माइनस 2 c। चलो यहाँ तक क्लियर है बेटा ये चीज? आया ना, बोल दो बेटा। Yes, sir. ओके चलो, तो यहाँ पर m1 L माइनस 1t माइनस 2 है, उसे फर्दर थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। m1 L माइनस 1 t माइनस 2, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर देखो m का पावर क्या मिलता है बेटा? m रेस टू क्या होगा? ये b होगा, और ये m रेस टू क्या होगा? 0, मतलब एज इट इज। चलो m रेस टू b होगा। l के लिए क्या लिखोगे? l का पावर a लिख दूं, और ये -3 इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा? -3b होगा, और l रेस टू ये प्लस c होगा। चलो, तो क्लियर है ये? यस सर। बराबर। चलो उसके बाद t के लिए लिखते हैं। चलो t के लिए क्या होता है यहाँ? t के लिए लिखोगे तो बेटा ये तो 0 होगा, 0 इंटू बी, और t रेस टू ये हो जाएगा -2c। क्या हो जाएगा? -2c। तो बेसिक सी चीज है बेटा, सबसे पहले हमें डायमेंशनल फॉर्मूला रखने हैं, और उसके बाद क्या करना है बेटा? थोड़ा सिंप्लीफाई करके दोनों साइड पावर जो है ना उसे कंपेयर करना है। नाउ कंपेयरिंग दैट पावर, आपको क्या मिलेगा? देखिए, पावर को कंपेयर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बेटा m का पावर 1 है, और राइट हैंड साइड m का पावर b है, तो b इक्वल्स टू क्या आएगा? बोलो तो। 1. b इक्वल्स टू 1 1 लिख सकते हैं। चलो b इक्वल्स टू 1 हो गया। उसके बाद l का पावर जो है ना वो एज इट इज रखते हैं, उसे हम लिखेंगे a माइनस 3b प्लस c इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा? -1 मिलेगा। चलो उसे एज इट इज रखते हैं, बिकॉज c की वैल्यू मेरे पास है नहीं। नाउ -2c, t का पावर देखो बेटा, -2c इक्वल्स टू -2 लिख सकते हो, तो c का पावर जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 चलो अभी रखो बेटा यहाँ पर a माइनस 3b मतलब 1 प्लस ये 1 इज इक्वल्स टू -1। तो a -3 प्लस 1 बेटा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और a -1, तो a इज इक्वल्स टू बेटा -1 प्लस 2 होगा, तो a की वैल्यू बेटा वापस से 1 ही आएगी। बेटा ये बेसिक सी चीज है बेटा, ये तो आपको बेटा आती ही। यस सर। तो समझे? क्या समझे बेटा? यहाँ पर तो तीनों के पावर बेटा 1 1 ही आए, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कोई चिंता नहीं है यहाँ पर। देखो तो इक्वेशन 1 के चलते P इज इक्वल टू के इंटू एच रेस टू ए है, रो रेस टू बी है, और जी रेस टू सी है। बाई इक्वेशन नंबर 1, P इज इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हो? के इंटू एच रेस टू ए, मतलब एच रो जी लिख सकते हैं। सबके पावर 1 1 1 है ना भाई। और डायमेंशनली बेटा आपको क्या बोला है कि के की वैल्यू क्या लेनी है? के की वैल्यू भी 1 लो, देन प्रेशर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला मिलेगा एच रो जी। ये फॉर्मूला बेटा आता है आपको थियोरेटिकल, जब आप पढ़ोगे वो 10th चैप्टर में आता है, बट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप इसे अभी भी प्रूव कर सकते हो। सो आज आके बेटा आपको कोई भी बोल दे, बताओ बेटा आपका फिजिक्स का नॉलेज कितना है, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, वो सही है या गलत, तो आप बता सकते हो बेटा उसे। आपको कोई आके बोलेगा बेटा कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा एस स्क्वायर रो जी होता है, तो बेटा आप बोलोगे नहीं ये गलत है, हमें डायमेंशन एनालिसिस आता है बेटा। ऐसे आपको बेटा कोई उल्लू नहीं बना सकता, बराबर। तो ये मेथड से बेटा बेनिफिट ये है कि आप एक फिजिकल क्वांटिटी का पहला जो एप्लीकेशन है बेटा वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ आपको रिलेशन जो है वो आप चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। चलो क्लियर है बेटा? 4th नंबर आया ना? Yes, sir. यस चलो उसके बाद 5th नंबर बेटा मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। Obtain an expression for the centripetal force on a particle of mass m। फोर्स बेटा फोर्स ही होता है, सेंट्रीपिटल हो या सेंट्रीफ्यूगल हो, एक पार्टिकल जो है वो एक सेंटर के चलते ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस जो है ना वो r है।
तो आपको क्या करना है, देखो एक्सप्रेशन लाना है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v मूविंग विथ स्पीड v ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r और डायमेंशन k का वैल्यू जो है ना वो आपको लेना है 1। तो बस आपको क्या करना है, F जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है वो v के ऊपर डिपेंडेंट है, और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको फॉर्मूला यहाँ से लिखते जाना है कि F इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a v रेज टू b और r रेज टू c। ABC आपको फाइंड करना है, तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो कर पाओगे बेटा, ये होमवर्क में दे रहा है, होमवर्क में। चलो इसके बाद 6th नंबर जो है वो हम करते हैं, देखो यहाँ यस एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बेटा आपके चैप्टर, आप फिजिक्स के पार्ट 2 में 14 चैप्टर में आता है, बट डायमेंशनल और डायमेंशन एनालिसिस सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए लागू होते हैं। तो सवाल बेटा आप कोई भी बुक देख लोगे, रेफरेंस बुक, तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के आपको सवाल मिलेंगे। मैंने बोला था बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो एकदम बहुत सारी है, मतलब वो वाइडली जो है ना वो उसका यूज है, पूरे फिजिक्स में उसको यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर मैं उसी फिजिकल क्वांटिटीज को ले रहा हूँ बिकॉज आप बिगिनर लेवल पर हो, आपने बेटा और फिजिकल क्वांटिटी देखी नहीं है। आप 12th में चले जाओगे तब आपने पूरा 11th पढ़ लिया होगा और वहां पर आपने पूरे 11th की फिजिकल क्वांटिटी को देखा होगा, बराबर। चलो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत नया है बट समझो, यहाँ पर मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन मास, मास के ऊपर डिपेंडेंट है, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ SHO। SHO का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी एक सिस्टम, जैसे मैंने पेंडुलम का एग्जांपल बेटा यहाँ पर लिया है कि पेंडुलम जो एक सिंपल पेंडुलम, हम एक थ्रेड से एक मेटालिक बॉब जो होता है, एक स्फीयर होता है, उसे हम टाई कर देते हैं यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसे धक्का लगाते हैं। तो यार क्या ये पेंडुलम यहाँ पर ही अटका रहेगा या वापस आएगा, बोलो तो बेटा। पेंडुलम को बेटा मैंने धक्का दिया तो क्या वो वहां पर ही अटका रहेगा ए पॉइंट पर, या वापस भी आएगा? वापस आएगा। वापस आएगा। हाँ वापस तो आएगा ना बेटा। फिर वापस आने के बाद यहाँ पर रुका नहीं रहेगा भाई, वो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो जब ये पेंडुलम, ये होता है मीन पोजीशन, ध्यान से देखना बेटा बहुत मजा आएगा। देखो ये होता है मीन पोजीशन, ये होता है मीन पोजीशन। यहाँ से वो एक बार ऐसे गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर लेफ्ट हैंड साइड गया, फिर वापस से मीन पोजीशन पर आया, तो उसे बोलते हैं एक ऑसिलेशन का होना। और जो भी सिस्टम ऐसे ऑसिलेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप अभी बेटा इतना ही याद रखो, बराबर। बाकी रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह सब मैं समझाने बैठूंगा बेटा, ये पूरा मेरा चैप्टर जो है ना वो चैप्टर यहाँ पर, मतलब वो ऑसिलेशन का चैप्टर मैंने पढ़ा देना है यहाँ पर, बराबर। वो चीजें नहीं करनी। देखो energy of a simple harmonic oscillator depends on mass, angular velocity and amplitude. Find the expression and the energy of SHO और constant की वैल्यू जो है ना वो 1/2 लेना। What is amplitude क्या होता है समझो पहले। ये बॉब जो है वो अपनी मीन पोजीशन से एक साइड का मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो मेजर होता है डिस्टेंस कवर्ड, वो भी मैक्सिमम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन होता है, ये क्या होता है बेटा, मीन पोजीशन। सो डिस्टेंस कवर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो आपको बेटा एम्पलीट्यूड जब भी आए तो आपको समझना है कि ये लेंथ में मेजर होता है, बात खत्म। अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो वो L2 होगा डायमेंशन, अगर एम्पलीट्यूड खाली A है तो आपको L लिखना है। चलो तो यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाते जाते हैं। देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर ध्यान से। एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, चलो एनर्जी E is proportional to mass raised to A, angular velocity raised to B and amplitude raised to C। चलो ये रिलेशन बेटा बनाना आता है सभी को। E इज इक्वल्स टू क्या होगा,
डायमेंशन लेस कांस्टेंट के, m रेज टू a, ओमेगा रेज टू b और एम्पलीट्यूड रेज टू c होगा। नाउ एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला बेटा, किसी भी टाइप की एनर्जी हो डायमेंशन फॉर्मूला कौन बताएगा? m1 l2 t minus 2 m1 l1 या l2, m1 l2 t minus 2 डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी सबके सेम होते हैं बेटा, मैंने बोला। यस, सो m1 l2 t minus 2 और यहाँ पर डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो है वो k की वैल्यू एज इट इज। चलो ये क्या होगा बेटा, मास रेज टू a, m1 होगा रेज टू पावर a। एंगुलर वेलोसिटी बेटा कौन बताएगा? ओमेगा का डायमेंशन m0 l0 t minus m0 l0 t minus 1। बेटा मैं t minus 1 लिख दूं चलेगा? अपना टाइम बचाते हैं देखो, बिकॉज m0 l0 तो लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, a रेज टू c हो जाएगा। चलो a रेज टू c मतलब मैंने बोला एम्पलीट्यूड जो है वो एक साइड का डिस्टेंस जो मैक्सिमम कवर होता है, यहाँ से आपने धक्का लगाया तो इस साइड का जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हुआ उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब वो लेंथ में ही मेजर होता है। तो एम्पलीट्यूड का डायमेंशन फॉर्मूला L1 रेज टू c हो जाएगा। तो क्लियर है बेटा, आया ना? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, yes sir यहाँ पर और इसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो m1 l2 t minus 2, चलो k की वैल्यू एज इट इज, बोलो m रेज टू a हो जाएगा, t रेज टू क्या होगा? माइनस b होगा, t रेज टू माइनस b होगा, l रेज टू c होगा। नाउ कंपेयर करते हैं बेटा, दोनों साइड कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद a का पावर क्या मिलेगा बोलो तो बेटा? 1 1, एज सिंपल एज दैट। b का पावर क्या मिलेगा? 2 -2. -2 बेटा, ये 2 है। सर t की पावर -2 है। अरे सर हाँ वो बेटा, t हाँ, है। सही 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 एकदम सही, t मैंने देखा। चलो हाँ -2 मैंने लिखा, यहाँ पर mt है। ओके ठीक है बराबर बराबर बेटा, t का पावर -2 और t का पावर -b, यस, तो b का पावर 2 हो जाएगा, सही से एकदम। नाउ c का पावर, l का पावर जो है वो c और यहाँ पर l का पावर तो 2 हो जाएगा बेटा, सारे पॉजिटिव पावर आए। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 के चलते, इक्वेशन 1 के चलते हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल्स टू, बाय इक्वेशन नंबर 1 एनर्जी इज इक्वल्स टू k m रेज टू a, 1 हो जाएगा, फिर ओमेगा रेज टू b वो 2 हो जाएगा, और a रेज टू c वो 2 हो जाएगा, बराबर वो 2 हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू, बेटा आप क्या लिख सकते हो? E इज इक्वल्स टू k का वैल्यू जो है बेटा वो आपको लेने का बोला है, हाफ ले लो, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो बेटा ये आपने ना 14th चैप्टर का जो इक्वेशन है ना वो उसे आपने सॉल्व कर दिया। तो बेटा यही तो डायमेंशनल एनालिसिस की बात है कि अगर आपने आगे का कुछ पढ़ा भी नहीं है, मतलब आपको खाली फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना, डायमेंशंस उसके आते हैं, तो आप उसके रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हो, यही मेथड है। चलो समझ में आया बेटा 6 नंबर? यस सर चलो इसके बाद है ना 7th नंबर जो है वो मैं होमवर्क 7th नंबर जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ। क्यों बेटा? चलो समझाता हूँ इसे, खाली क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, बाकी इसको आप होमवर्क में करोगे। Heat produced in a current carrying conducting wire depends on current I, electric current I, resistance R, and time T. Using these facts, obtain the dimension formula for heat energy. तो बेटा हीट जो प्रोड्यूस होती है कंडक्टिंग वायर में से, मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, अगर इसमें से बेटा आप करंट फ्लो करवाते हो, मान लो ये कॉपर एल्यूमिनियम का वायर है, तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, जूल हीट बोलते हैं बेटा इसे।
मे बी आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है बेटा ऐसा? Yes, I sir. हाँ, इसका फॉर्मूला भी बेटा आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है फॉर्मूला, बताओ तो बेटा, कौन बताएगा? I square RT. I square RT. बेटा फॉर्मूला तो अभी आपको पता चल गया, तो आपको क्या करना है बेटा, पता है? फॉर्मूला बेटा आपको पता है कि यही लाना है, फॉर्मूला तो यही लाना है, बट आपको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से लाना है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या एज्यूम करना है कि हीट एनर्जी H इज प्रोपोर्शनल टू I रेज टू A, R रेज टू B और T रेज टू C। बेटा आपको अगर ये फॉर्मूला आता है और एमसीक्यू में पूछते हैं बेटा, तो A का पावर 2 होता है, B का पावर 1 होगा और C का पावर बेटा क्या होगा, 1 होगा ना। A का पावर 2, B का पावर 1, C का पावर 1, ऐसे आप सिंपल आंसर डायरेक्टली दे सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। हाँ, बट अगर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पूछते हैं बेटा, तो आपको मेथड करना होता है। चलो ये क्या कर पाओगे बेटा, एनर्जी तो एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला बेटा कोई Yes, sir. सेम होती है, एनर्जी का फॉर्मूला सेम रहेगा। आई का वैल्यू मतलब डायमेंशन फॉर्मूला आपको आता है, रेजिस्टेंस का बेटा मैंने करवाया है बराबर, तो इस हिसाब से आप ये कर लेना। तो मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ, सर जस्ट ट्राई। इसमें k की वैल्यू 1 लेनी है ना, किसकी वैल्यू बेटा? कांस्टेंट के k की की। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट की वैल्यू 1 लेनी है। अगर बेटा एग्जाम में नहीं देते, अगर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आप कर रहे हो और एग्जाम में नहीं देते, तो आपको के इक्वल टू के ही लिख के दे वहां पर आना है बराबर। क्या करना है, अगर के की वैल्यू नहीं देते तो एट लास्ट बेटा आपको ये आंसर लिखना है, ये वाला आंसर, के की वैल्यू के छोड़ दो बराबर, अगर एग्जाम में के की वैल्यू नहीं देते हैं तो। समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, चलो उसके बाद Yes, sir. 8 नंबर करते हैं। चलो इसमें थोड़ा अलग है। क्या अलग है देखो, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। मेरे पास एक स्प्रिंग मतलब एक स्टैंड है और यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग अटैच है, और उस स्प्रिंग के साथ हमने एक मास लगाया हुआ है। बेटा इस सिस्टम को जैसे आप पुल करोगे, ये मास m होता है, सीधी सी बात है ना। मैं यहाँ से पुल करूंगा तो स्प्रिंग होती है बेटा, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे बनता है। तो जब भी आप बेटा पुलिंग फोर्स नीचे लगाओगे, इसमें बेटा पुलिंग फोर्स नीचे लगाओगे तो क्या होगा बेटा, स्प्रिंग का ऑसिलेशन होगा, ऐसे ऊपर नीचे ये मास ऑसिलेट करेगा। तो ये जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ मास, तो इस मास के ऐसे वाइब्रेशन जो है ना, वो बता रहे हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी एम रेज टू एक्स और के रेज टू वाई। यहाँ पर c जो है वो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, k क्या है, k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अभी समझ में नहीं आता अभी k स्प्रिंग कांस्टेंट, वो तो सर आपने सिखाया नहीं, आएगा बेटा। जैसे जैसे बेटा फिजिक्स आगे बढ़ेगी, मैकेनिक्स आएगा, उसके अंदर वर्क एनर्जी पावर आएगा, तब जाके आप स्प्रिंग कांस्टेंट समझ लोगे। बट अभी के लिए मैं समझा देता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है उसे बेटा अभी याद रखना है। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स बाय लेंथ। क्या होता है बेटा, फोर्स बाय लेंथ। जैसे बेटा पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, 11th की फिजिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लोगे, तब जाके ये तो आपको आ ही जाएगा। बट फिलहाल स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स बाय लेंथ। क्या अभी इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो बेटा? Yes, sir. ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर उल्टा पूछा है, यहाँ पर कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करना है आपको, आपको खाली यहाँ पर एक्स और वाई, ये जो रिलेशन दिया है उस हिसाब से आपको एक्स और वाई का पावर लाना है। चलो तो यहाँ पर हम लिखते हैं, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f is equals to c m raised to x and k raised to y। चलो तो आपको है ना बेटा c की वैल्यू जो है ना, वो तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बता दिया है, आपको x और y की वैल्यू लाना है। चलो बोलो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा, कौन बताएगा? M1 M0 L0 T-1। हाँ मतलब वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो m0 l0 t-1।
सी तो है डायमेंशन लेस बेटा, तो सी इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, m0 l0 t0। समझ में आया बेटा, डायमेंशन लेस का मतलब आया ना। Yes, sir. Yes, sir. मास तो बेटा मास तो आखिर मास ही होता है, तो उसमें कुछ करना नहीं है बेटा, m1 लिख देना है। और स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स की वैल्यू होती है M1 m1 L L1 minus t -2 और लेंथ की वैल्यू होती है L1। फोर्स इक्वल्स टू होता है m1 L1 t -2, नीचे लेंथ होता है L1। तो इन शॉर्ट ये फोर्स बाय लेंथ जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m1 L0 t -2 रेज टू y। तो क्लियर है बेटा, हाँ या ना। स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा Yes, sir. मैंने बोला कि अगर आप बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हो अभी, खाली आपने चैप्टर 2 ही करा है, तो मे बी ये सवाल ना आए, बट ये सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया सवाल है, क्योंकि वो 12th के बाद होती है। तो 12th के बाद तो बेटा आप सारी फिजिकल क्वांटिटी से मतलब आपने वो आपके सामने होगी, तो आपको पता होता है, इसीलिए वहां पर ऐसे सवाल पूछते हैं। Yes, sir. चलो तो यहाँ पर कंपेयर करो दोनों साइड डायमेंशन को, m0 l0 t -1 क्या होगा। देखो ये तो बेटा इसको देखना ही नहीं है, ये तो गया बेटा, ये पिट्टूस हो गया। और m⁻x + y लिख सकता हूँ बेटा मैं, आया ना, देखो तो Yes, देख sir. ली। Yes, sir. फिर ये l0 तो एज इट इज रहेगा, और t बेटा क्या होगा, -2y होगा। सही है एकदम। नाउ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन बेटा उसे है ना कंपेयर कर दो, तो एकदम सिंपल सी बात है, मैं x + y = 0 लिख सकता हूँ। x + y = मैं 0 लिख सकता हूँ। ओके चलो लिख दिया। फिर -2y = बेटा क्या लिख सकते हो, -2y। देखो t का पावर -2y है और t का पावर -1 है, तो -2y Minus 1. यस -1 लिख सकते हैं। तो -2y = -1, तो y = बेटा होगा 1/2। अगर y = 1/2 है तो x = -y होगा, और x = क्या होगा, -1/2। तो जस्ट आपको बेटा यही पूछा है सवाल। सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बस यही फाइंड करना। तो कई बार बेटा एमसीक्यू वगैरह में जो है ना वो इस तरीके से पूछते हैं कि ईबीसी लेके आओ, जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना कि ईबीसी ढूंढ लो। फिर होता है कि ये ढूंढ के लाओ, क्या ढूंढ के लाओ बेटा, एक्स और वाई लेके आओ, बराबर। उसी तरीके से बेटा आपको करना होता है। तो क्लियर है बेटा, हाँ या ना। Yes, sir. ओके चलो Yes, sir. इसके बाद 9 नंबर जो है वो देख लेते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अ पार्टिकल एंड स्पीड, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड टेक डायमेंशनलेस कांस्टेंट इक्वल्स टू हाफ। वही होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, क्या ये कर पाओगे। Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी तो आखिर एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी लेके आओ बेटा, सब एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेंगे। तो एनर्जी डिपेंड करती है मास के ऊपर, एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर, बस उसके साथ एक रिलेशन बनाना है। और इक्वेशन तो बेटा आप जानते ही हो, तो वो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये होमवर्क में दे रहा हूँ। चलो उसके बाद आज के सेशन का बेटा आखिरी सवाल और 10th नंबर, gravitational potential energy of an object depends upon the mass m of particle, mass m of a particle, gravitational acceleration and height h, obtain the formula for gravitational potential energy, gravitational potential energy u का फॉर्मूला लेके आओ, बराबर। चलो तो क्या ये कर पाओगे बेटा। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर, फिर जी के ऊपर और हाइट के ऊपर। तो उस हिसाब से आपको है ना क्या करना है, आपको एक रिलेशन बनाना है। तो ये क्या कर पाओगे बेटा, Yes, sir. ये भी बेटा मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बिकॉज एक सवाल ये 10th नंबर, फिर 9 नंबर, फिर ये h = I² RT वाला, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला,
मतलब 4 जो सवाल है वो आप खुद से करोगे तो ही बेटा मुझे समझ में आएगा कि भाई हाँ आप किस तरीके से ये समझे, बराबर। तो बेटा सारे सवाल क्लियर है जितने भी बेटा मैंने करवाए, आया ना, Yes, sir. बराबर। Yes, sir. ओके, तो आज का गोल था बेटा हमारा वो कंप्लीट हो रहा है कि भाई हमने एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है वो हमने सीखा। नेक्स्ट 2 लेक्चर जो होंगे वो इसके ऊपर होंगे कि आप फिजिकल कोई भी एक रिलेशन बेटा आपको दे देंगे तो आपको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। और तीसरा जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, वो हमें नेक्स्ट 2 लेक्चर में करना है। तो ये बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर जो सवाल आते हैं ना बेटा वो हर पेपर में होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।